चलो हम लोग आगे बढ़ाते हैं अपने कोर्स को। और हम लोगों ने पहला एनसीईआरटी का चैप्टर कर लिया था 9th का, ह्यूमन एज रिसोर्स। कोई जेपीएससी में पढ़ाता है जी एनसीईआरटी? तुम लोगों को समझ में आ रही है बात, क्यों एनसीईआरटी पढ़ाया जा रहा है? कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। 130 प्लस अगर लाना है तो कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आएगा। अब चैप्टर 3 और 4 आज हम लोग करेंगे। 9th को आज ख़त्म करेंगे। और 3 में है पोवर्टी। और इससे तो आप लोगों का बढ़िया से नाता है ही। झारखंड में अभी गरीबी कितनी है? परसेंटेज बतलाओ। अब सब वो होठ बुदबुदाएगा लेकिन बोलेगा कोई नहीं। बोलो कितना? सोच लो। 36 पॉइंट समथिंग परसेंट है जी। तुम तो बहुत ज़्यादा बता रहा है। अगर 36 बताता तो मान जाते, 46 तो बहुत बता दिया। 72% था मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी पहले झारखंड का। तो 2016 का रिपोर्ट आया था 19 में, पढ़ाए हैं तुम लोगों को। उसमें झारखंड हैज़ रिड्यूस पोवर्टी फास्टली, वेरी फास्ट, बहुत तेज़ी से कम किया, बाई 30% ऑलमोस्ट। और इस तरह से झारखंड में मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी 42% तक पहुंच गया। अभी भी 42%, अभी नीति आयोग का डाटा है 2021 वाला, वो मैं अपडेट करवा दूंगा। लेकिन लास्ट टाइम जो नोट्स दिया था उसमें 36.6 लिखवाया था। जब इंटर स्टेट कंपेरिजन में कर रहा था उस नोट्स में लिखा हुआ है विभिन्न राज्यों का गरीबी। तो अभी भी झारखंड में यहाँ पर 42% लोग ऐसे हैं जो मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं, बहुआयामी रूप से गरीबी। और बहुआयामी रूप से गरीबी का मतलब सूरज, बहुआयामी रूप से गरीबी का मतलब छोटा सूरज, रोटी मिल गया तुम्हें, चटनी मिला ही नहीं, वही है बहुआयामी गरीबी। मतलब रोटी, कपड़ा और मकान। ये नहीं कि तेरा पेट भर रहा है। पेट भरना इज नॉट एनफ। अलॉन्ग विथ फूड यू नीड प्रॉपर हाउसिंग, प्रॉपर सैनिटेशन, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। डेवलपमेंट का स्तर बढ़ा ना अब, या अभी भी वही डेवलपमेंट का स्तर है जो 1947 में था? डेवलपमेंट का स्तर बढ़ा तो उसके हिसाब से पॉवर्टी का डिफिनीशन अब बदलना चाहिए। और इसका प्रयास किया गया था एक बार अपने देश में 2011 में। तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट जब आई थी 2009 में, 7 में वो कमेटी बना था, 11 में उसका रिपोर्ट आया, 2009 में रिपोर्ट आया था, 11 में तो फिर रंगराजन का आया था। 21.9% वो बहुआयामी गरीबी दर्शाया था भारत में। लेकिन उसमें कुछ फ्लॉ था, मतलब कुछ गलतियां थी जिसकी वजह से उतनी कम गरीबी दिखी थी भारत में। अदरवाइज झारखंड अभी बिहार के बाद सबसे ज़्यादा गरीब राज्य है। बिहार में लगभग 52% लोग बहुआयामी रूप से गरीब हैं। मतलब कि खाना मिल गया लेकिन पैर में चप्पल नहीं, खाना मिल गया, पैर में चप्पल मिल गया, लेकिन बढ़िया कपड़ा नहीं है, फटा हुआ कपड़ा पहन। चलो चप्पल भी मिल गया, कपड़ा भी मिल गया, खाना भी मिल गया, लेकिन रहने को घर नहीं। दीज आर बेसिक नेसेसिटीज़। जैसे अमिताभ बच्चन बोलता है ना कि मेरे पास क्या है, अमिताभ बच्चन क्या बोलता है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? उसके पास वो कहता है मेरे पास माँ है। तो मल्टी डायमेंशनली पुअर रह गया अमिताभ बच्चन, उसके पास माँ नहीं। आपको ये सारे कंपोनेंट चाहिए, क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट का स्तर अब बढ़ चुका है। आपको सिर्फ फूड इनटेक से काम नहीं चलेगा। तो झारखंड की स्थिति यह है कि झारखंड बिहार के बाद सबसे ज़्यादा गरीब राज्य है। गरीबी दिखती है या नहीं दिखती है तुम लोगों को? झारखंड में नहीं दिखती, आदत पड़ गई है गरीबी से। गरीबी देखे हो तुम लोग? कोई बताओ, डेट दिए हो गरीबी को? कब कब फेस किए गरीबी? फीस देते समय। गरीबी को महसूस कौन किया है? बताओ बताओ, एग्जाम्पल दो, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? शादी में खाना बच गया तो हम लोग देने के लिए गए थे। हाँ। मतलब होता है आदिवासी लोग, तो वहाँ पे तो बच्चे ज़्यादातर नंगे ही रहते हैं, कपड़ा नहीं रहता। खाना में भी वहाँ पे बहुत कपड़ा देने
बताइए, और कोई गरीबी देखे हैं झारखंड में? इसलिए फील करवा रहा हूँ। तुम लोग कैसा आदमी है जी, गरीबी भी नहीं देखा है? फील करोगे तभी तो जाके काम करोगे ना फील्ड में। गरीबी का कारण क्या है भाइयों एवं बहनों, बतलाइए। पहला कारण, अच्छा यहाँ पर कितना लोग है जो अपने आप को गरीब मानता है, ये बताओ पहले, सबसे पहले। तो हम भी उठा देते हैं फिर, ऐसे में तो सब गरीब हो जाएगा। रिलेटिव पॉवर्टी गरीबी नहीं है। इफ़ यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ समवन अदर एंड थिंकिंग कि उसके पास मोबाइल ऐप है, उसके पास ऑडी कार है और मेरे पास नहीं है और हम गरीब हैं, ये गरीबी नहीं। सापेक्षिक गरीबी गरीबी नहीं होती है, रिलेटिव पॉवर्टी गरीबी नहीं होती। नहीं तो अंबानी से और वॉरेन बफेट से कंपेयर करके सब अपने आप को गरीब समझें। गरीब में वही है कि जिसको एक मिनिमम बेसिक नीड्स पूरी होनी चाहिए। अलॉन्ग विथ फूड इनटेक यू नीड प्रॉपर हाउसिंग, क्लॉथिंग, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, एटसेट्रा एटसेट्रा, और जो भी मूलभूत सुविधाएं इसमें ऐड हो सकता है। एक डिबेट चल रहा है पेपर वगैरह अगर तुम पढ़ते होगे तो, कि पॉवर्टी के डिफिनीशन को बदलना चाहिए। हो सकता है तुमसे इंटरव्यू वगैरह में पूछे, पॉवर्टी का डिफिनीशन बदलना चाहिए। इसका रीजन आंसर यही है कि यस बदलना चाहिए, बिकॉज डेवलपमेंट स्टेज बदल गया है। अब पहले की जो ज़रूरतें थी उससे हमारी ज़रूरतें अब बहुत बदल गई हैं। अगर आप मेरे पास आते हो, मोबाइल लेकर आते हो, तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि मोबाइल देखकर मैं आपका फ़ीस बढ़ा दूँ। मोबाइल आज की डेट में क्या है, नेसेसिटी। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास मोबाइल है तो आप गरीब नहीं हो, मोबाइल होने के बावजूद भी आप गरीब हो सकते हैं। तो रिलेटिव पॉवर्टी को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। अब आ जाओ गरीबी के रीजन पे। इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो मैं एनसीईआरटी के साथ डिस्कशन करते जाता हूँ। सारा कुछ ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लेकिन देखते हैं कौन कितना इसको समझा है अभी तक। ठीक है, ये सारा कंसेप्ट है अभी इकोनॉमिक्स का। हम आपको फिर आगे ले चलेंगे धीरे धीरे। आपने अभी सीखा पॉवर्टी क्या होता है, झारखंड में पॉवर्टी की स्थिति क्या है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, बहुआयामी गरीबी, एक टर्म आपने सीखा। अब पॉवर्टी के कारण पे आते हैं। बच्चे से हम लोग पढ़ रहे हैं, सबसे पहले इकोनॉमिक्स में कहीं भी पहुंचा होगा, कॉलेज स्कूल कहीं भी, गरीबी का कारण क्या है बताइए, क्या कारण है? लैक ऑफ फूड, अनएम्प्लॉयमेंट, एक बच्ची बोली इलिटरेसी। वाह, ये तो सुनने का मेरा मन था। पॉपुलेशन, लैक ऑफ बेसिक एमिनिटीज। चलो पॉइंट बढ़ाना है तो लिख दो लैक ऑफ बेसिक एमिनिटीज। और बोलो, कैसे भरोगे 8 पन्ना जी? क्या इसका कहना है कि रिसोर्सेज तक पहुंच नहीं है। क्या पॉइंट बनाएंगे इसको, हेडिंग क्या देंगे? इनइक्वल रिसोर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन, इनइक्वल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। चलो ठीक है, बढ़िया, सबको बराबर बराबर बांट देंगे। ठीक, उसके बाद गरीबी नहीं रहेगी। सब अब जितना मुकेश अंबानी कमाया है उसका पैसा लेके सब में बराबर बराबर बांट देंगे, कोई गरीब नहीं रहेगा, सब अमीर हो जाएगा। और गजब, क्या बात है लकी, तुम ही भ्रष्टाचार तुम सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। और भ्रष्टाचार, चलो ठीक है, करप्शन, कौन बोले? बहुत बढ़िया, मतलब आप कह लीजिए कि एजुकेशन उतना नहीं है, कम है। चलिए, और अच्छा थोड़ा सा अब रुक जाओ, तुम लोग भावनाओं में मत बहो, थोड़ा सा सोचो। अच्छा, इसमें अपने आप को गरीब कौन मानता है? कोई भी एक बच्चा जो अपने आप को गरीब मानता है, तुम तो नहीं है, कोई भी गरीब,
अब फिर हमको बोलने पे मजबूर मत करो, बोलो बनवारी अगर गरीब हो तो। अब बोलेगा नहीं, गरीब है ना तुम? अरे यार बोलो तो गरीब है। आखिर गाड़ी तो गर्लफ्रेंड खरीद के दी है, तुम क्या जानते हो इसके बारे में? इसका गाड़ी, इसका घड़ी सब गर्लफ्रेंड दी है। बोलो गरीब है तुम, एक बार हाँ तो बोलो, हाँ ये गरीब है। तुम कब गरीब नहीं हो सकते हो? आखिर क्या एक बेसिक थिंग तुमको मिल जाए हाथ में जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाए? अच्छा, एम्प्लॉयमेंट के लिए तो सभी लोग कोशिश कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट के पहले भी एक चीज़ कुछ बताओ जो एकदम लोकल लेवल पर हो, जो तुम्हारे पास हो तो तुमको एम्प्लॉयमेंट की भी ज़रूरत ना हो। क्या? बेसिक नीड्स। क्या? एक एक करके बोलो। पूंजी और गांव की तरफ जाओ कोई। हाँ, एक लड़का बोला है, कौन बोला है? बिल्कुल, सबसे बड़ा रीजन है गरीबी का लैंडलेसनेस। तुम लोग कुछ पढ़े नहीं हो ना ढंग से, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स कुछ नहीं पढ़े हो। जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहले लैंड रिफॉर्म क्यों बोला? क्या रीजन था? क्यों नहीं उस समय शिक्षा दे दिया? क्यों नहीं उस समय रोजगार के लिए कोशिश किया? ऑब्वियस है कि गरीबी के लिए ये सारे रीजन्स भी हैं, पॉपुलेशन भी है, एम्प्लॉयमेंट भी है। लेकिन देखो सबसे पहला बड़ा कदम क्या लिया गया? लैंड रिफॉर्म। अगर आपके पास एक छोटा टुकड़ा भी भूमि का रहता है तो आप अपने गरीबी का दूर कर सकते हो। गरीबी क्या है? सबसे पहला इंस्टेंट हंगरनेस, भूखमरी आपकी खत्म हो गई। कैसे? खाना मिल गया। उसके बाद उस ज़मीन से अगर प्रोडक्टिविटी आप बढ़ा लेते हैं तो मार्केटेड सरप्लस, जो भी प्रोड्यूस आपका उत्पाद हुआ उसको बेच के आप अपनी और ज़रूरतों को पूरी कर सकते हैं। लैंडलेसनेस इज़ बेसिक प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। अगर भूमि सबको होती तो यहाँ पर गरीबी शायद नहीं होती। अब थोड़ा सा नज़र उठा के देख लो, जितने लोग गरीब हैं, देखो कोई भी भूमि वाला जो है वो गरीब नहीं है। तुम देखो रिक्शा मजदूरी कौन कर रहा है, रेहड़ी पटरी में कौन है, उससे पूछना कि उसके पास कितना खेत है। जिसके पास ज़मीन नहीं है वो गरीब है। और गरीब कैसे बना? वो ज़मीन नहीं था, माइग्रेटरी मजदूर बना, अर्बन पॉवर्टी को बढ़ावा दे दिया। माइग्रेशन होता है ना, अब गरीबी का एक कारण लोग लिखते हैं माइग्रेशन, लेकिन सब यहीं से निकला हुआ। लैंडलेसनेस है, भूमि नहीं है, जिसकी वजह से वो कहाँ चला गया? शहरों में काम करने गई। तो अर्बन पुअर, एक नया कैटेगरी का जन्म हो गया, शहरी गरीब। पहले वो गरीब छुपा हुआ था गांव में, जब चला गया शहर तो वो शहरी गरीब बन गया। इसलिए बेसिक रीजन क्या है? लैंडलेसनेस। क्रोनोलॉजी तुम अरेंज कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसलिए पूछा कि हेडिंग क्या होगा। बेहतरे पॉइंट हैं, मेनी पॉइंट्स यू कैन ऐड, लेकिन इसकी क्रोनोलॉजी अगर सही नहीं होगी तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। लैंडलेसनेस के आगे भी एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। आप अपने कॉलोनियल हिस्ट्री को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। आप अपने कॉलोनियल हिस्ट्री को, उपनिवेशवाद था ना यहाँ पर, अंग्रेज़ों ने आपको शोषण किया ना, तो एक वहाँ भी पॉइंट आ सकता है। कॉलोनियल बैकवर्डनेस जो था, जो वो लोग आपको दे के गए ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिया के पास क्या था? 1943 में बंगाल में अकाल हुआ था, 30-30 लाख लोग मर गए थे। पढ़े हो, सुने हो या नहीं सुने हो? ये 30 लाख लोग मर जाते थे। और अकाल कब होता है? अकाल कैसे होता है? कोई भी नेचुरल डिजास्टर आया, आपके पास आपका एग्रीकल्चर क्रॉप फेल हो गया, कीमतें बढ़ने लगी, आपके पास वो चीज़ें हैं नहीं और कीमतें क्या होने लगी? बढ़ने लगी। उसको जो लोग सक्षम हैं वो खरीद के रखने लगे और जिनके पास नहीं है वो भूखे मरने। इसका मतलब वहाँ भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हमारा रिसोर्सेस होता है। लैंडलेसनेस भी रिस्पॉन्सिबल है। हमारे पास रिसोर्सेस नहीं होते हैं जिसकी वजह से अकाल आता है। हुआ किसी भी तरह से, नेचुरल डिजास्टर से भी हो सकता है।
प्राकृतिक आपदा, बाढ़ आती है, संपत्ति का नुकसान हो जाता है। अभी कोरोना का एग्जाम्पल देख लो ना, कोरोना में कितने लोग गरीब हुए या नहीं हुए? मैं खुद सोचने लगा था कि 2-3 जगह पोछा और मार लूँ, अपने घर में लगा ही रहा हूँ, 2-3 जगह और पोछा मार लूँ, 5-5 हज़ार मिल जाएगा। कोई इनकम का सोर्स था ही नहीं, सब बंद पड़ा है, इंस्टॉलमेंट तो जाना ही जाना है बैंक का आपका। तो नेचुरल डिसास्टर जब इस तरह के आते हैं, बाढ़ आ गया, फ्लड आ गया, कोरोना आ गया, तो कोई भी एबल भी डिसेबल हो जाता है, सक्षम भी असक्षम हो जाता है, गरीबी के लपेट में आ जाता है, वो गरीबी उसको घेर लेती। तो अगर भूमि रहेगी, आज बेंगलोर से, दिल्ली से, मुंबई से मजदूर लोग कहाँ आने लगे? वीआईपी पर देख रहे थे ना कैसे लद लद के लोग आ रहे थे, पैदल चल के आने लगे। क्यों? क्योंकि उन्हें ये महसूस था कि घर पर एक टुकड़ा ज़मीन तो है, वहाँ जी लेंगे, तालाब का पानी पी लेंगे, पड़ोसी का मुर्गा चुरा कर मार के खा लेंगे, लेकिन रह लेंगे। तभी तो सब लोग वहाँ लौट रहा था, नहीं तो बेंगलोर में एक वक्त का खाना कोई दे देगा उन लोगों को, मजदूरों को? उसी ज़मीन के आस पर वो आ रहा था। तो कारण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उसको क्रोनोलॉजी को अरेंज करना है। यहाँ कॉलोनियल हिस्ट्री भी हो सकता है जिसकी वजह से आप गरीबी में घिरे थे। आपको ऐसे स्टेज पर अंग्रेज़ों ने छोड़ा था कि ना आपका इंडस्ट्री डेवलप था, आपका एग्रीकल्चर सब्सिस्टेंस था। ये सब पढ़े हो ना बचपन की किताबों में, जीविकोपार्जन वाली कृषि करते थे, मतलब एग्रीकल्चर में सरप्लस प्रोडक्शन नहीं था। एक यहाँ से शुरू हो सकता है, ये हमारा कॉलोनियल हम जिसके थे उन्होंने हमें एक्सप्लॉइट किया था, हमारे पास इंडस्ट्री नहीं था और हमारा एग्रीकल्चर सब्सिस्टेंस लेवल का था। हम लोगों ने कोशिश भी किया, लेकिन बहुत तेज़ी से गरीबी हम कम नहीं कर सकते। दूसरा, लैंडलेसनेस। हमने लैंड रिफॉर्म का भी शुरुआत किया, लेकिन अगर बंगाल को छोड़ दें तो और बाकी जगह कहीं भी लैंड रिफॉर्म फलीभूत नहीं हुआ, और इसलिए गरीबी अभी भी है ना। इन स्पाइट ऑफ सो मच ऑफ स्कीम्स, वाई पॉवर्टी एग्जिस्ट। अभी गवर्नमेंट के इतने सारे स्कीम्स, मनरेगा है, काम के बदले अनाज योजना है, फिर भी झारखंड में गरीबी है या नहीं? फिर भी बिहार में गरीबी है या नहीं? इतनी योजनाओं के बाद भी गरीबी है। तो ये गरीबी क्यों नहीं दूर हो पाई, गरीबी के कारण क्या है, ये सब आपको समझना है। कारण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन क्रोनोलॉजी, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, लैंडलेसनेस। उसके बाद मान लो आपने पॉपुलेशन दे दिया। अब देखो तीसरा कारण हम क्या दे रहे हैं? तीसरा कारण दे रहे हैं पॉपुलेशन। चलो पॉपुलेशन दिया, ये तो समस्या है ही। अगर डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, कमाने वाला 1 होगा और खाने वाला 10 होगा, तो ऑब्वियस है हम गरीब रहेंगे। इसको सोशल साइंटिस्ट लोग अलग तरीके से बोलते हैं, पॉपुलेशन के प्रॉब्लम। सामाजिक विज्ञान के लोग इसको पॉपुलेशन को अलग तरह से एक्सप्लेन करते हैं। इकोनॉमिक्स में पॉपुलेशन को जिम्मेदार मान लिया। पॉपुलेशन के ठीक बाद अनएम्प्लॉयमेंट, और इसको इकोनॉमिक्स वाला क्यों बोलता है? कोई बताएगा रीजन? अनएम्प्लॉयमेंट और पॉपुलेशन को गरीबी का कारण क्यों मानता है? इकोनॉमिक्स वाला मानता है कि पॉपुलेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज रीजन फॉर पॉवर्टी। व्हाई? बिकॉज इट अफेक्ट्स पर कैपिटा इनकम। नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन होता है ना। तो अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी तो आपकी इनकम कम होगी, आपकी इनकम कम होगी तो पूरे देश का इनकम कम होगा। पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, नीचे वाला बढ़ेगा, ऊपर वाला कम होगा, तो ये रिजल्टेंट कम होगा या नहीं होगा? तो आप यही होता है ना पर कैपिटा इनकम। छोटे बच्चे लोग पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला लिखा हूँ, ये कहाँ गया सब बॉर्नविटा पीने वाला? दिख नहीं रहा है, एक सूरज दिख रहा है सब। छोटा बच्चा कौन कौन है जी जो 12th करके आया है? हाँ तो आगे बैठो, नहीं तो पीछे लक्की तुमको लक्की बना देगा। आगे बैठो इधर। जो सब बच्चा छोटा छोटा है, दूध पीने वाला, सब आगे बैठेगा। पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला लिखा हूँ, नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन और इकोनॉमिक्स। इन दोनों कारणों को इकोनॉमिक्स को मानते हैं गरीबी का कारण, बिकॉज ऑफ ये दोनों पर कैपिटा इनकम को अफेक्ट करता है। तो अब बताओ आपका तीसरा कारण क्या होना चाहिए? कॉलोनियल वाला लिख दिया आपने, दूसरा आपने लैंडलेसनेस लिख दिया,
तीसरा इकोनॉमिक्स में क्या लिखोगे पॉइंट गरीबी का? पर कैपिटा इनकम, ना कि पॉपुलेशन, ना कि एम्प्लॉयमेंट। अभी सब बोल रहा था ना पॉपुलेशन एम्प्लॉयमेंट, गरीबी का कारण नहीं लिखना है। गरीबी का कारण हम लोग पढ़ते हैं बेसिक एनसीईआरटी में, लेकिन उसकी हेडिंग मैंने बदल दी ना। हेडिंग क्या देना है? पर कैपिटा इनकम लोगों की कम है, बिकॉज ऑफ लो पर कैपिटा इनकम वी आर पुअर। और उसको एक्सप्लेन कर देना है, बिकॉज ऑफ हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन एंड लो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पर कैपिटा इनकम इज लो। ज़्यादा जनसंख्या होने की वजह से और अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी दर कम होने की वजह से पर कैपिटा इनकम हमारी प्रति व्यक्ति आय हमारी कम है। और प्रति व्यक्ति आय कम है, जिसकी 5,000 की नौकरी होगी, 4,000 की नौकरी होगी, उसकी शादी होगी जी? कोई करेगा उससे शादी? नहीं। शादी नहीं करेगा तो कोई डिमांड करेगा? वो शादी नहीं होगी तो उसकी ज़रूरत क्या होगी? खैनी मिल गया उसको 3 में 4 बार, उसके बाद नाश्ता वास्ता पेट वेट भर गया, फिर घूमते रहेगा बाजार में। और ऐसे शादी होगी तो वो क्या करेगा? बीवी के लिए साड़ी लाएगा, बच्चे के लिए दूध का पाउडर लाएगा, बच्चे का पैम्पर लाएगा। इकोनॉमी में डिमांड बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा? तभी तो इकोनॉमी ग्रो करती है। इसका मतलब पर कैपिटा इनकम कम है, वो गरीबी को और बढ़ाता है। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो यू विल डिमांड मोर। इफ़ यू विल डिमांड मोर, इकोनॉमी विल गेट प्रोग्रेस। आप गरीबी से अपने आप बाहर निकल जाओगे। ठीक है, पूरा देश आपका गरीबी से बाहर निकल जाएगा अगर प्रति व्यक्ति आय यहाँ की अच्छी हो जाए। तो आपको तीसरा हेडिंग क्या देना है? प्रति व्यक्ति आय, और उसी में पॉपुलेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को एक्सप्लेन करना है। क्लियर है यहाँ तक? मैंने यहाँ एक बात बोला कि सोशल साइंटिस्ट लोग पॉपुलेशन को अलग चीज़ बोलते हैं, सामाजिक विज्ञान के लोग। वो लोग इसको कहते हैं, पॉपुलेशन को, इनकम और एक्सपेंडिचर में गैप। आपको हिंदी में बतला देता हूँ, इसको सोशल साइंटिस्ट लोग कहते हैं आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपये। पॉपुलेशन जब बढ़ता है तो आदमी के इनकम एक्सपेंडिचर में गैप हो जाता है। तो सोशल साइंटिस्ट लोग पॉपुलेशन को जो जिम्मेदार ठहराते हैं, अगर उसी को इकोनॉमिस्ट को बोलना हो तो वो क्या कहेगा? बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन देयर इज ए गैप क्रिएटेड बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जनसंख्या गरीबी का कारण क्यों है, उसको हम देखो कितने बढ़िया शब्द से इकोनॉमिक्स में डिफाइन कर रहे हैं कि बिकॉज ऑफ हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन देयर इज ए गैप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जनसंख्या बढ़ने से आय और व्यय में अंतर आ जाता है, जिसकी वजह से गरीबी बढ़ती है। घर में कमाने वाला 1 हो, निर्भर पॉपुलेशन अगर 10 हो, तो उस घर में फिर चप्पल खरीदने के लिए भी, सब्जी खरीदने के लिए भी आफत आ जाती है। आती है या नहीं आती है? इसलिए पॉपुलेशन अगर लिख भी रहे हैं तो उसका वर्डिंग क्या होगा आपका? ये नहीं कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, जनसंख्या की वजह से उसको नौकरी नहीं मिल पा रही है और इस तरह से सम अप कर दी। आपका जो लाइन होना चाहिए वो इकोनॉमिकली साउंड होना चाहिए, और लोगों से तभी आपका आंसर क्या होगा? अलग होगा। ये सब एनसीईआरटी में बतलाया है, लेकिन हम लोग उसको समझ नहीं पाते। इसके बाद कुछ और कारण है, जैसे इलिटरेसी है। ऑब्वियस, अगर अशिक्षा है, आपको अच्छी नौकरी मिलेगी नहीं, तो आपका पर कैपिटा इनकम कम होगा। तो आप इलिटरेसी को कहाँ लिखोगे? ऑब्वियस इन पॉइंट्स के बाद लिखोगे। ये नहीं कि शुरुआत में ही आपने क्या लिख दिया? असाक्षरता। इलिटरेसी को क्या बोलते हैं? असाक्षरता। तो असाक्षरता लिखेंगे भी तो उसका पॉइंट क्या होगा? इन चारों पॉइंट्स के बाद होगा। उसके बाद है पुअर हेल्थ, माल न्यूट्रिशन। ऑब्वियस है कि अगर आपके पास रोज़गार नहीं है, पॉपुलेशन नहीं है और रोज़गार नहीं है, आपके पास इलिटरेसी नहीं है, तो नेक्स्ट आपका हेल्थ खराब होगा। आपके पास इनकम है नहीं, आप अपने शरीर को मेंटेन कर नहीं पाएंगे, बीमार होंगे, आप अपने काम पर नहीं जाएंगे, धीरे धीरे पर कैपिटा इनकम कम होते जाएगा और इस तरह से आप गरीबी के दुष्चक्र में
शामिल हो जाएंगे। तो ये सब लेस इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो बाद में लिखते हैं। इसमें एक चाइल्ड लेबर भी है। अब आखिर बच्चा जो है वो काम करने के लिए क्यों इनकरेज हो जाता है? क्योंकि उसके पास कोई और सोर्स नहीं। अब जो बच्चा बाल मजदूरी करने लगा उसके तो एक रास्ते सारे बंद हो गए ना, पढ़ाई के रास्ते बंद हो गए, उसके स्किल डेवलपमेंट के रास्ते बंद हो गए, तो वो हमेशा गरीब रहेगा। तो चाइल्ड लेबर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन रीजन ऑफ पॉवर्टी। दैट्स वाई हम लोग चाइल्ड लेबर को एबोलिश कर रहे हैं। गरीबी अगर दूर करनी है तो चाइल्ड लेबर को मना करना पड़ेगा। इसलिए एक पॉइंट आप ये भी दे सकते हैं। पॉइंट तो बहुत हैं। शुरुआत अगर आपने दमदार कर दिया तो फिर धीरे 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 8 पेज भरते रहिए। लेकिन अगर शुरुआत में ही आपने जनसंख्या लिख दिया पहला पॉइंट, तो मेरे जैसा आदमी तो फिर आप नंबर कम देगा। और सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ के आता है कॉपी चेक करने के, वो लोग आपको फिर अच्छा नंबर नहीं देगा। उसके बाद एक रीजन है हेल्पलेसनेस। किसी भी वजह से आप इनसिक्योर हैं, इनसिक्योरिटी है आपके साथ। होता है ऐसा, जैसे कोरोना में ही बहुत लोग अपने आप को संभाल नहीं पाए, कुछ नेचुरल डिजास्टर में अपने आप को लोग संभाल नहीं पाते हैं, अर्थक्वेक जैसा सिचुएशंस आ जाता है, कुछ का एक्सीडेंट हो जाता है, वो विकलांग हो जाता है, कुछ विधवा बेसहारा हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं। ये सब क्या है? इनसिक्योर पीपल हैं, हेल्पलेस। अब हेल्पलेस हैं तो ये गरीब हो गए। इनको सोशल सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी, सरकार इनकी मदद करेगी, अदरवाइज़ ये धीरे धीरे गरीबी में आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपका कोई मदद करने वाला नहीं है, इसी कोरोना में अगर कोई बढ़िया बिजनेस कर रहा था और उसका बिजनेस बंद हो गया, उसके घर परिवार वालों ने अगर उसकी मदद नहीं की होगी, तो देखो कितने सुसाइड के केस हो गए, मर गया बेचारा पति पत्नी बच्चे के समेत। तो हेल्पलेसनेस इज़ द रीज़न ऑफ पॉवर्टी। मदद नहीं करने वाला कोई मिलता है तो। एक सोशल एक्सक्लूजन, क्या बोला बच्चा? हेल्पलेसनेस लिखो। ये इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि इकोनॉमिक्स और सोसाइटी दोनों मिला हुआ है। तो एक सोसाइटी का पर्सपेक्टिव, एक इकोनॉमिक्स का पर्सपेक्टिव। पहले इकोनॉमिक्स वाले साउंड पॉइंट लिख दिया, फिर हेल्पलेसनेस। तो हेल्पलेसनेस इकोनॉमिक्स का पॉइंट नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन ये आपके सोसाइटी में प्रिवेलेंट है। तो इकोनॉमिक्स विदाउट इमेजिंग योर सोसाइटी इज़ इनकम्प्लीट। आपकी इकोनॉमी अधूरी है बिना इस समाज को नज़र में रखे हुए। इकोनॉमिक्स हमारे समाज को लेके ही चल रहा है ना, तो इकोनॉमिक्स प्रभावित होता है हमारे समाज से। तो हेल्पलेसनेस सोशल रीजन है गरीबी का, इकोनॉमिक रीजन नहीं है, इसलिए ये लेस इम्पॉर्टेंट पॉइंट। एक और सोशल रीजन है सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन ये भी लेस इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सामाजिक बहिष्कार कहते हैं इसको। किसी को किसी वजह से सामाजिक बहिष्कार कर देना, किसी का जाति की वजह से, किसी का धर्म की वजह से बहिष्कार होता है या नहीं होता है? बहुत सारा रीजन होता है और भी बहिष्कार का। और अगर सोशल एक्सक्लूजन हो गया, सामाजिक बहिष्कार हो गया, तो मान लो तुम लोगों ने वो चीज़ नहीं देखी है, पहले ये सब बहुत इंडिया में होता था। मेरे फादर बताते थे कि जिस स्कूल में वो पढ़ते थे, तो हम लोगों के गांव में भूमिहार लोगों का गांव है, भूमिहार लोग ज़्यादा रहते हैं, बढ़िया गांव है बिहार में, लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में। तो बड़े मतलब प्रभुत्व वाले वो लोग होते थे। क्या करते थे, जो दलित लोग आते थे स्कूल में पढ़ने के लिए, वो अपना अलग अलग बोरा लेकर घर से आता था। बेंच पर वो कोई इन लोगों के बगल में बैठ नहीं सकता, मतलब एक कॉर्नर में दलित लोगों को बैठा दिया जाता था स्कूल में। वो क्या पढ़ेगा, कितना पढ़ेगा, कैसे आगे निकलेगा इन लोगों से, ये था सोशल एक्सक्लूजन। और यही नहीं, हर चीज़ में, पानी लेने में भी सोशल एक्सक्लूजन, बिजली का कनेक्शन लेने में भी सोशल एक्सक्लूजन, धंधा करने में भी सोशल एक्सक्लूजन, कहीं दुकान ही किराए पर लेने के लिए गया वहाँ भी सोशल एक्सक्लूजन। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की भी कोशिश को उसको क्या कर देता है, बर्बाद कर देता। अगर वो चाह रहा हम स्वरोजगार करें, वो स्वरोजगार भी करने नहीं देता। पहले ये सब होता था, अब धीरे धीरे कम हो गया है। जैसे हम लोगों के डीयू में पंडित जी एक चाय वाला था और एक यूपी का चाय वाला था।
तो बहुत सारे दो मित्र हमारे थे, वो पंडित जी चाय वाला के यहाँ जाते थे ये कह के कि ये संस्कारी है, ये बढ़िया चाय पिलाएगा, और वो जो यूपी वाला लड़का है वो गंदा चाय पिलाता है। तो सोशल एक्सक्लूजन इस तरह से होता है। तो बहुत तरह के सामाजिक बहिष्कार होते हैं, ये सोशल रीजन है, इकोनॉमिक्स रीजन नहीं। ये भी एक पॉइंट आप डाल सकते हैं। ये सब आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। उसके बाद इंटर स्टेट इनइक्वालिटी दिया हुआ है डाटा। इसके बारे में कुछ डाटा मैं अपडेट करवा देता हूँ, ये नोट्स में नहीं है, इसको लिख लीजिए। इंटर स्टेट इनइक्वालिटी, अंतर्राज्यीय असमानता, अंतर्राज्यीय असमानता है ना। गरीब, बिहार गरीब है, झारखंड गरीब है, लेकिन गुजरात मुंबई गरीब नहीं है। अभी जो रिसेंट रिपोर्ट है 2021 का नीति आयोग का, वो लिखवा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर तुम लोगों का, इसीलिए नोट्स में सब कुछ नहीं होता है। जो लोग नोट्स मांगता है ना, वो यहाँ पर फंस जाता है। क्लास में बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा बता दी जाती हैं, जो याद आता है। लिखो, झारखंड इज़ द सेकेंड पुअरेस्ट स्टेट इन द कंट्री। लिखो हिंदी मीडियम, झारखंड 2021 में, झारखंड इज़ द सेकेंड पुअरेस्ट स्टेट इन द कंट्री इन द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021। हिंदी माध्यम, झारखंड 2021 के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आधार पर, झारखंड 2021 के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आधार पर झारखंड इज द सेकेंड पुअरेस्ट स्टेट इन द कंट्री इन द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021। झारखंड बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार भारत में दूसरा गरीब राज्य है। भारत में दूसरा गरीब राज्य है। अब नीचे लिख लो, तुम्हारा भाई फर्स्ट है बिहार। दोनों जो है ना मस्त काम कर रहा है, नहीं? दोनों को अवार्ड देना चाहिए एक जगह बुला के, नीतीश कुमार को और ये क्या नाम है इसका, हेमंत सोरेन। नीचे लिखो नेक्स्ट पॉइंट में, पहला पॉइंट लिख दिया ना, बिहार फर्स्ट है। नीचे लिखो, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 42.16% ऑफ द पीपुल ऑफ झारखंड आर पुअर। रिपोर्ट के अनुसार 42.16, जो पिछला नोट्स था वहाँ पर 36.16 लिखा हुआ था, 36.96 लिखा हुआ था, तो 42.16। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 42.16% ऑफ द पीपुल ऑफ झारखंड आर पुअर। रिपोर्ट के अनुसार 42.16% झारखंड के लोग गरीब हैं। झारखंड के लोग गरीब हैं। बिहार में यहीं पर लिख देना 51.91%। 51.91%। बिहार में इतने लोग गरीब हैं, बाप रे बाप, हद गरीबी है जी। 51.91%। नेक्स्ट लिख लो, केरला इज द लिस्ट पुअर। केरला में सबसे कम गरीबी है। केरला में सबसे कम गरीबी। एक दूसरा पॉइंट लिखो, 47.99% ऑफ झारखंडीज आर मालनरिस्ट। जैसे अपना सूरज, अपना बन्नी, और कौन कौन है मालनरिस्ट? सुधा ठीक हो गई है, दीप्ति, सब मालनरिस्ट है। सोनी भी ठीक हो गई है। एक उधर सुमित, तुम लोग सब इसमें आते हो। 47.99% में यू पीपुल आर मालनरिस्ट। मालनरिस्ट समझता है कुपोषित। कुपोषित में कभी कभी मेरा भी लगता होगा तुम लोगों को, नहीं? कुपोषित एक और होता है कि पेट निकल जाता है और वो कमज़ोर रहता है। 47.99
99% ऑफ झारखंडीज आर माल नरिश्ड। 47.99% लोग झारखंड में कुपोषित हैं, कुपोषित हैं। चतरा इज द पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। चतरा झारखंड का सबसे गरीब जिला है। कौन कौन है चतरा का जी? याद हो जाएगा तुम लोगों को, सब लोगों। बताओ, अब तो तुम लोग से फीस भी हम नहीं ले पाएंगे। चारों फटाफट हाथ उठाया एकदम। चतरा इज द पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। चतरा झारखंड का सबसे गरीब जिला है। वेयर 60.74। अरे यार, जाना पड़ेगा यहाँ देखने के लिए। तो जैसे मुन्ना भाई MBBS में नहीं गया था पुअर इंडिया, हंगरी इंडिया देखने के लिए, टोपी लगा के कैमरा लेके, वैसे ही चतरा जाना पड़ेगा। 60.74% ऑफ द पॉपुलेशन इज पुअर। नीचे लिख लो पाकुड़ 60.66%। मतलब चतरा के बाद पाकुड़ 60.66। वेस्ट सिंहभूम लिख लो 57.60। वेस्ट सिंहभूम 57.60। अब कोई कोई लास्ट में लेगा झारखंड का कोर्स, ज़्यादा जो काबिल बच्चा है UPSC वाला। तो अब जैसे अभी पढ़ा रहे हैं तो दे रहे हैं ना डाटा झारखंड का, तो मेरा तो अपना चलता है मेरे हिसाब से। अब वो लोग कहेगा सिर्फ झारखंड वाला दे दीजिए, तो सब बेचता है 4,000 में, 3,000 में। हम कहते हैं ले जाओ 1,000 रुपये में झारखंड का, लेकिन लॉस ही है, उसको नहीं समझ पाता है। पूरा पढ़ेगा तो अच्छा रहेगा। 60.66% पाकुड़। वेस्ट सिंहभूम 57.60 लिख लिया। नेक्स्ट लिखो साहिबगंज 55.93। 55.93%। गढ़वा में लिख लो 53.26। 53.26। सबसे कम गरीबी कहाँ पर है? झारखंड के किस जिले में? लिख लो। बहुत बढ़िया। कहाँ से पढ़ा? कहाँ से पढ़ा बता दो। अरे सुट्टा पीने वाला कभी गलत बोल सकता है? लिखो ईस्ट सिंहभूम। ईस्ट सिंहभूम में गरीबी है 23.99%। सबसे कम गरीबी झारखंड में ईस्ट सिंहभूम। अच्छा बताओ, हम लोग पढ़ रहे हैं NCERT, डाटा दे रहे हैं, ये तुम लोगों को हॉलिस्टिक ज्ञान मिल रहा है। तुम लोग इस डाटा को अपने आंसर राइटिंग में, मेंस में नहीं यूज कर पाओगे। अब लोग कहेंगे कि हम प्रीलिम्स नहीं पढ़ेंगे सर, सीधे मेंस पढ़ेंगे। ये सब मिलेगा डाटा आपको, आप ये सब डाटा अपने मेंस में यूज कर सकते हैं। 23.99। और ये सब डाटा जहन में होना चाहिए। आप झारखंडी हैं, झारखंड में है क्या? गरीबी। झारखंड में का बा? गरीबी बा। तो डाटा तो याद रखना होगा ना। 23.99। उसके बाद लिख लो रांची सेकेंड लिस्ट पुअरेस्ट। सेकेंड लिस्ट पुअरेस्ट रांची दूसरे नंबर पे सबसे कम गरीब राज्य, कम गरीब जिला। 27.7। 27.7। इंडिया में अभी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कितना है भारत में? ये तो झारखंड का हो गया। भारत में नहीं, ऑफिशियल डाटा है 35% लगभग। झारखंड में 35% लोग अभी भी बहुआयामी रूप से गरीब रह रहे हैं। बहुआयामी गरीबी अभी तक कौन नहीं समझे? हाँ, मुझे लग रहा है तुम नहीं समझे। बोलो, तुम्हारे बगल में क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा? हाँ, सूरज। कहाँ से है? बरकट्ठा से। वो
वो कहाँ का है? बैठे रहो, बड़ा खड़ा होकर इज्जत दे रहे हो, ऐसा क्या? कहाँ के हो रहने वाले? कोडरमा। तुम इसके दोस्त नहीं हो ना? हाँ, तुम लग रहा है नहीं समझ रहे हो। बताओ, बहुआयामी गरीबी समझे? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या कहते हैं, बताना जरा। मल्टी डायमेंशनल जैसे सैनिटेशन हो गया, समझ गया, ठीक है, चलो। टेबल वाटर, अभिषेक समझ रहा है ना तुम? विशाल के पीछे आप समझ रहे हो? इंटरेस्टिंग लगा क्लास? चलिए आगे पढ़ते हैं। अब गरीबी का कारण जान लिए, कुछ डाटा हम लोगों ने देख लिया, ठीक है? गरीबी के कारण को हमने जान लिया, कुछ डाटा हम लोगों ने देख लिया। अब गरीबी को दूर करते हैं। कैसे दूर करें? कैसे दूर करें गरीबी को? रोजगार, ऐसे ऐसे छड़ी घुमाए छू रोजगार। कैसे गरीबी दूर करें? लैंड रिफॉर्म करेगा। तुम तो दादा भाई वो क्यों ना विनोबा भावे बन जाओ तुम। लैंड रिफॉर्म अब होगा। लैंड रिफॉर्म की कहानी ऐसी है कि एक बार हम जब छोटे बच्चे थे, 6-7 में पढ़ते थे, तो हमें अपने गांव से बड़ा नफरत है, क्योंकि वहाँ बड़े घटिया लोग रहते हैं। कोई वीडियो देखेगा गांव वाला तो मार ही देगा जान। वहाँ पर बड़े कनिंग लोग रहते हैं, पैर खींचने वाले लोग रहते हैं। आपकी तरक्की से देख के खुश नहीं हो। सबके गांव में ऐसा ही है क्या? अरे भारत के गांव का तो अजीब लक्षण मिला। तो वहाँ पर हम लोग सब दिन बाहर रहते थे, तो ज़मीन वमीन बहुत है। तो ज़मीन वमीन के लिए जब भी जाते थे लेने वेने के लिए, बटाई वटाई हिस्सा लेने जाते थे, तो सब कहता था तुम लोग के पास तो इतना है, क्यों आ गया है? उसके बाद झगड़ा लड़ाई, पापा टेंशन में रहते थे। तो हम 6-7 में ही होंगे, हमने कहा पापा आप बेच क्यों नहीं देते, सब बेच दीजिए। तो पापा डांटते थे और कहते थे मेरे जीते जी नहीं बचेगा, बिकेगा, मतलब या हम जब मर जाएंगे तो तुम लोग बेच लेना। समझ में नहीं आती थी वो सब बातें उनकी। एक बार धीरे धीरे कुछ बड़ा हुआ और दिल्ली में था उस समय, तो पापा वहाँ थे, संजोग से दोनों एक साथ थे। पेपर में कुछ आया था, हिंदू पेपर में, लैंड रिफॉर्म के बारे में, और उसमें बिहार का न्यूज़ था कि बिहार गवर्नमेंट सून गोइंग टू इम्प्लीमेंट लैंड रिफॉर्म, ऐसे करके। अभी भी न्यूज़पेपर में कभी कभी एक आध दिन सोए सोए ये लोग जग जाता है, आ जाता है। उस समय हम होंगे 11th पास करके गए थे उस समय दिल्ली घूमने के लिए। तो उस समय वहाँ पर पापा को वो पेपर दिखाए, तो पापा कहते हैं कि तुम जब मेरे इतना बड़ा उम्र का हो जाएगा ना, और तुम्हारा जो बच्चा हो जाएगा, मैंने ये दिखाया लैंड रिफॉर्म कि देखिए पापा लैंड रिफॉर्म हो जाएगा तो आपकी ज़मीन सरकार छीन लेगी, गरीबों में बांट देगी। डरा रहा था उनको कि आप बेच दो जल्दी से। तो कहते हैं कि तुम जब मेरे इतने उम्र का हो जाएगा, तुम्हारा भी बेटा हो जाएगा, उसका भी बेटा हो जाएगा, तब भी ये लैंड रिफॉर्म अब लागू नहीं हो। तो अब लैंड रिफॉर्म लागू नहीं हो सकता। अब तो ज़मीन के जोत वैसे ही छोटे छोटे हो गए। अब हो सकता है जैसे चंद्रमा पर जैसे सुशांत सिंह ज़मीन लिया, वहाँ तुम ज़मीन ले लो तो वहाँ लैंड रिफॉर्म लगवा देंगे हम। वहाँ पर लैंड रिफॉर्म पॉलिसी होगी। लेकिन इंडिया में अब लैंड रिफॉर्म नहीं हो सकता। गरीबी कैसे दूर करें? जो गरीबी का कारण है उसी पर अगर फोकस करें तो गरीबी दूर हो सकती है। लेकिन उसके 2 अप्रोच हैं, और इस 2 अप्रोच को लिखना बहुत ज़रूरी है। सारे पॉइंट वही होंगे, चलो पॉपुलेशन कम कर देते हैं, रोज़गार बढ़ा देते हैं, चलो शिक्षा बढ़ा देते हैं, चलो पर कैपिटा इनकम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। पॉइंट ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन ये लिखे जाएंगे 2 अप्रोच से। एक आप इकोनॉमिक बूस्ट करते हैं, इकोनॉमिक अप्रोच हुआ कि आपने आर्थिकी बढ़ा दी, और एक हुआ डायरेक्ट अप्रोच जिसमें आपने डायरेक्ट बेनिफिट दे दिया गरीब लोगों को, उनके इंस्टेंट हंगर को दूर करने के। और इन दोनों प्रोग्राम में
फर्स्ट वाला तो इकोनॉमिकली बहुत सही है कि आप क्या कर रहे हैं, आर्थिक ही बढ़ा रहे हैं, देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ा रहे हैं, किसी तरह शिक्षा उत्पन्न करके या स्किल डेवलपमेंट करके या पॉपुलेशन को कम करके पॉपुलेशन को स्किल देके, जो भी सारे गरीबी के कारण है उसी में पॉइंट आप देंगे। लेकिन जो सेकेंड वाला पॉइंट है वो बड़ा विवादित है, डायरेक्ट अप्रोच। इंस्टेंट हंगर दूर करने के लिए क्या क्या किया जाता है अपने देश में? धोती साड़ी योजना, बड़ा फेमसली मैं इसको कहता हूँ। अनाज 5-5 किलो दिया जा रहा है गरीबी दूर करने के लिए। इसमें डिबेट ये है कि ये योजना कहीं ना कहीं गरीबी को और एक्सलरेट कर रही है। दो अप्रोच है, दोनों अप्रोच को लिखेंगे भी, लेकिन वे फॉरवर्ड में आपको ये पॉइंट पकड़ना होगा, क्योंकि ये पेपर न्यूज़पेपर में हर दिन आता है। तो आप कैसे आधी अधूरी बात अपने आंसर में लिख के छोड़ देंगे? आप आधा अधूरा बात अपने सेल्स क्लास ले रहा हूँ, फिर फ़ोन करता हूँ। हेलो, कहाँ थे? जोर से बोलो, क्या बोले अभी लास्ट पॉइंट? हाँ, ये बोले। न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आ रहे हैं, ये जो प्रोग्राम है डायरेक्ट अप्रोच जो है, ये 5 किलो अनाज देने का कार्यक्रम, ये इंस्टेंट हंगर दूर कर रहा है। चलो गरीबी दूर करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, गरीबी एक्सलरेट कर रहा है। इस पर ये सवाल आ गया। अगर गरीबी का कोई क्वेश्चन आता है आपको और आपने गरीबी, सपोज करिए गरीबी के कारण, गरीबी के परिणाम, गरीबी कैसे दूर करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन मिल रहा है, लेकिन लास्ट में ये वे फॉरवर्ड में अगर इसको कंक्लूड नहीं कीजिएगा तो आपको और लोगों से अच्छा नंबर ये कंक्लूड करना पड़ेगा कि क्या गरीबी को सचमुच में ही एक्सेलरेट कर रहा है। आपकी समझ क्या कहती है? तो उपाय क्या है? नहीं दें, बंद कर दें? जैसे पहले मनरेगा जब लागू हुआ था तो मनरेगा में गड्ढा खुदवाता था, फिर गड्ढा भरवाता था और पैसे दे देता था। यार कोई क्रिएशन वाला काम ही नहीं होता था वहाँ। देश का रिसोर्स जा रहा है, ऐसे देश कब तक फंड करेगा मनरेगा को? गड्ढे खुदवाओ और गड्ढे भरवाओ, कब तक कहाँ से फंड लाओगे ऐसे काम के लिए? ऐसे तो नहीं चलेगा। और जिस जीन ड्रीज ने, बेचारे ने मनरेगा ने का कंसेप्ट दिया होगा, वो कभी नहीं सोचा होगा कि इंडियन गवर्नमेंट गड्ढा खुदवाएगा और गड्ढा भरवाएगा, कभी नहीं सोचा। वो काम देने की बात कहा, 100 दिन का रोजगार। तो 100 दिन का रोजगार जैसे अब तालाब खुदवा रहा है, जंगल लगवा रहा है, बहुत सारे क्रिएशनल काम में दे रहा है उस। अब पहले क्या कर रहा था, गड्ढा खुदवा रहा है, गड्ढा। अब अनाज दे रहा है, 5 किलो अनाज। इंस्टेंट हंगर, सबका पेट भर गया, उसके बाद वो काम पे नहीं गया, उसको उसकी ज़रूरत वहीं ख़त्म हो गई। दिन भर फिर बाइक से अपना घूम रहा है इधर उधर लड़कियों के मोहल्ले में, लड़का, उसको कोई मतलब नहीं है कमाने से, उसका इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया कमाने से। गवर्नमेंट अगर इन योजनाओं को लाती है तो इन योजनाओं के साथ, जैसे बहुत पहले अपना योजना चल चुका है काम के बदले अनाज योजना, फूड सिक्योरिटी के तहत आप अगर योजना आप बनाए हो, अब राइट टू फूड हो गया, मतलब आप भूखे नहीं रह सकते। तो जो भूखा नहीं है वो पंक्ति में खड़ा होगा और उसको आप फूड मुहैया कराओगे, ये अब कानून है। लेकिन आपने जो सबको राशन कार्ड बना दिया और सबको देने का, इसमें क्या हो रहा है कि सभी लाइन में लग जा रहे, इसमें एक्सक्लूजन नहीं। आखिर वो लोग कब छोड़ेंगे ये बेनिफिट? जब उनको कोई बेहतर रोजगार का अवसर मिले, जब उनको कोई बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिले। तो सरकार अगर ये योजनाएं लाती हैं और पैरेलल इकोनॉमी में वैक्यूम क्रिएट है, कैसे? ना तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है और ना ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है।
तो उसका इंटरेस्ट नहीं है एग्रीकल्चर में, उसका इंटरेस्ट नहीं है एनिमल हस्बेंड्री में, उसके लिए अगर विकल्प नहीं खोलोगे तो वो अनाज लेगा, घर में पड़ा रहे। उसको अट्रैक्टिव बनाना होगा इंडियन इकोनॉमी को थ्रू अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, थ्रू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, या अगर एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर में इंसेंटिव, मतलब प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आपको इंसेंटिव देना होगा। ये इसका सॉल्यूशन कि इंडियन इकोनॉमी अगर ऐसा कुछ फ्रीबीज लाती है जिसमें कुछ मुफ्त देने का कार्यक्रम है, मुफ्त दीजिए, हम मना नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मुफ्त कौन लेगा? जो सबसे लाचार होगा। लेकिन अगर उस लाचार को कोई पैरेलल में ऑफर मिल गया तो ऑब्वियस है कि वो पैरेलल में उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। लेकिन जब आप उसको अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं देंगे, आप उसको इंसेंटिव दीजिए, आप अनाज कम कर दीजिए, 3 किलो अनाज दीजिए, और इंसेंटिव इधर दीजिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कि 10,000 का लोन लो और ये काम करो, इसमें तुमको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, तो ऑब्वियस है वो यूथ अट्रैक्ट होगा कुछ काम धंधे करने के लिए। तो प्रोडक्शन में इंसेंटिव सरकार को देना होगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, रेगुलर मोड पे इसमें इन्वेस्टमेंट सरकार को करने होंगे, इकोनॉमी को अट्रैक्टिव बनाना होगा। नहीं तो अगर ये यूथ अट्रैक्ट नहीं होंगे इनसे तो ये अनाज खाएंगे और घर में पड़े। लॉन्ग टर्म तक ये फ्रीबीज आपका काम करने वाला नहीं है। ये इंस्टेंट हंगर को दूर करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म पर ये रामबाण नहीं है गरीबी दूर करने का। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जैसे फूड सिक्योरिटी का ही देते हैं कि फूड सिक्योरिटी कब तक? अगर आपने कह दिया कि हम गरीबों को खाना खिलाएंगे, कब तक? 1.5 लाख करोड़ फूड सिक्योरिटी का बिल था, कोरोना में पहुंच गया 4.5 लाख करोड़। कहाँ से लाओगे पैसा इतना? तो इट इज़ बेटर टू गिव देम स्किल सो दैट दे कैन अर्न देयर ब्रेड रेदर गिविंग देम डायरेक्टली ब्रेड। अच्छा है कि लोगों को मछली पकड़ना सिखा दो इससे, और नहीं तो तुम्हें मछली अगर रोज़ देना पड़ेगा उन्हें खिलाने के लिए तो वो महंगा पड़ेगा। तो बेटर टू गिव देम अ स्किल। तो इस तरह के फ्रीबीज आप दीजिए, लेकिन सरकार का गोल क्या होना चाहिए कि ये फ्रीबीज धीरे धीरे कम हो और स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान हो, जिससे कि उनको अट्रैक्शन हो और वो यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ें। गेटिंग और नॉट? डिस्कशन डिबेट क्लियर हुआ? फ्रीबीज विल नॉट वर्क। ये जो फ्रीबीज दिए जाते हैं ये लंबे समय तक रामबाण गरीबी दूर करने के लिए नहीं है, ये शॉर्ट टर्म गोल है। अगर आप तुरंत भूखे हो तो तुरंत, मैंने कहा ना कि जादू की छड़ी घुमा के तुरंत आपको मैं रोजगार नहीं दे सकता हूँ। मोदी विश्वकर्मा भगवान है नहीं कि तुरंत फैक्ट्री बना देगा। शॉर्ट टर्म में आपको लोगों की भूखमरी खत्म करनी पड़ेगी, तो प्रोवाइड देम फूड ग्रेन्स। बट अल्टीमेटली इंडियन इकोनॉमी अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी वेल कि आप भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी तरह से समझ लो। अगर आपको 5 ट्रिलियन 6 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो अल्टीमेटली यू नीड टू इम्पार्ट स्किल टू योर पॉपुलेशन। आपको स्किल ही देना पड़ेगा, इकोनॉमी को अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, जहाँ यूथ अट्रैक्ट हो, विमेन अट्रैक्ट हो, दलित अट्रैक्ट हो, फॉरेनर्स अट्रैक्ट हो। आपको अपनी इकोनॉमी को अट्रैक्टिव बनाना हो, तब जाकर गरीबी दूर होगी। क्लियर है? चलिए अब आते हैं 4th जो चैप्टर है एनसीईआरटी का, फूड सिक्योरिटी। खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा, वाई? खाद्य सुरक्षा क्यों? खाद्य सुरक्षा क्या होता है? पढ़ के आए एनसीईआरटी तुम लोग या नहीं? क्वेश्चन पेपर देखा जी तुम लोग? कौन कौन कॉपी में लिखा है?
तुम दिखाना। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। दिखाओ। दिखाना, अभी नहीं लिखे होगे है तो हो गया। तब झूठ बोल रही है। सफेद झूठ समझती है, इसको कहते हैं सफेद झूठ। कौन कौन सिलेबस और क्वेश्चन पेपर पे नजर नहीं दौड़ाया अभी भी? विशाल आया है? नहीं, कौन विशाल? एक और विशाल आता है। विवेक क्वेश्चन लिख लिया? सारा क्वेश्चन लिख लिया 6th 7th जेपीएससी में जो आया हुआ है? गुड, वेरी गुड। शशि तुम? श्रमित कॉपी खरीद लिया बाबू? तेरे से क्यों हम पूछें कि तुम लिखा कि नहीं लिखा? तो कॉपी खरीद लो, एक एहसान कर दो मेरे ऊपर। फूड सिक्योरिटी क्या है, कौन बताएगा? बताओ। स्वच्छ निरमा साबुन से धो के? नहीं आए तो उसको भूखे मार देना। अरे पगले लोग, जिस देश में 35% अभी बहुआयामी गरीबी है, जिस राज्य में तुम रह रहे हो वहाँ पर 42% गरीबी है, तो जहाँ इतनी गरीबी है वहाँ इंस्टेंट हंगरनेस का प्रॉब्लम तो रहेगा ही। तुम्हारे झारखंड में, क्वेश्चन को समझो, मैं जो पूछा हूँ वो बताओ। झारखंड में इंस्टेंट हंगरनेस है या नहीं है? पेपर में आया था, रामगढ़ का इंसिडेंट था, भात भात करते वो मर गई। 1-2 इंसिडेंट ऐसा है, मतलब उसको खाने के लिए नहीं। अरे यहीं मेरा आज साला साहब आया नहीं है, नहीं तो बताता तुम लोगों को। कहाँ है जी मेरा साला साहब? 3 दिन तक बता दें इन लोगों को सबको क्या हुआ। 3 दिन पहले ये लोग भात बनाया, भात समझते हैं ना, भात बनाया, भात खा लिया, उसमें से कुछ भात बच गया तो साइड में दरवाजे के किनारे ये लोग नालायक लोग, जिस दिन मुहूर्त निकला उस दिन खाना बनाया, अदरवाइज 2-3 दिन भूखे रह गया। कहीं मिला तो खाया, नहीं तो भूखे। ये है गरीबी अपने ही क्लास। तो भात रखा हुआ था 3 दिन का बासी। तो एक है मेरा साले साहब, कल आएगा तो यहाँ स्टेज पर तुम लोग से मिलवा देंगे। तो वो कहीं से बाहर से आया और उसको लगा हुआ था भूख, तो हर एक बर्तन को ऐसे ऐसे हटा के देखा, कुछ नहीं मिला उसको। दरवाजे के पास 3 दिन का बासी भात पड़ा हुआ था। उसने वो भात को उठाया, पानी में डाला, गर्म भी किया था या ऐसे ही खा गया? ऐसे ही खा गया। ये है इंस्टेंट हंगरनेस, भूखमरी। तो मैंने पूछा व्हाई फूड सिक्योरिटी? बिकॉज टू फीड द हंगर पॉपुलेशन, जो भूखे लोग हैं उनको खिलाने के लिए। फिर आप दूसरा पॉइंट बोलोगे, इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ अर्थक्वेक, फ्लड। तुम लोगों को इसीलिए लिंक नहीं बन पाता, तुम लोग ऐसे ही अनाप शनाप लिखते हो। लिंक बनना चाहिए। पहले खाद्य सुरक्षा, तो खाद्य सुरक्षा है क्या, इसकी ज़रूरत क्या है, खाद्य सुरक्षा का पहलू क्या क्या है, कैसे पूरा करेंगे। तो वाई फूड सिक्योरिटी? टू फीड द ग्रोइंग हंगर पॉपुलेशन। यहाँ पॉपुलेशन बढ़ता है दिन दुना रात चौगुना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ऐसे पॉपुलेशन बढ़ता है। और आपका जो फूड प्रोडक्शन है वो बढ़ता है 1 2 3 4। ये समझती हो अर्चना? नहीं समझती है? आज तो सब तुम्हारा हवा उड़ रहा है ऊपर से लगता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फूड प्रोडक्शन जो है आपका वो इस तरह से बढ़ता है, 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 क्विंटल 5 क्विंटल, ऐसे 1 2 3 4 के। और पॉपुलेशन जो बढ़ता है आपका वो जीपी से बढ़ता है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ज्यामिति। 2 दूना 4 दूना 8, हम 2 हमारे 4 हमारे 4 के 8, समझ रहे हो?
ऐसे पॉपुलेशन बढ़ता है। तो टू फीड द ग्रोइंग पॉपुलेशन, टू फीड द हंगर, टू एलिमिनेट द हंगरनेस, और उसका रीजन आपके सामने अपने गरीबी का डाटा देखा। जिस देश में, जिस राज्य में इतनी गरीबी है, यहाँ हंगरनेस की समस्या है या नहीं, उसको दूर करने के लिए। और दूसरा, इमरजेंसी प्रॉब्लम, अटैक हो गया, युद्ध हो गया, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, कोरोना आ गया, वी नीड टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी टू आवर सिटीजन एज वी आर ए वेलफेयर स्टेट। चूँकि हम लोग एक कल्याणकारी राष्ट्र हैं, और कल्याणकारी राष्ट्र का अपने सिटीजन के प्रति, नागरिकों के प्रति ये कर्तव्य होता है कि कोई भी भूखा ना मरे। शपथ लेते सुने हो या नहीं सुने हो प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को? बीइंग ए वेलफेयर स्टेट, कोई भी भूखा ना रहे। इस नाते हमारे देश में फूड सिक्योरिटी की व्यवस्था आज से नहीं, 1940s से है। जब अकाल पड़ते थे तभी से हम फूड सिक्योरिटी दे रहे हैं, ब्रिटिश के टाइम से ही। 47 में इसको व्यवस्थित किया गया, 52 में इसको और नाम दिया गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आया, 1992 में इसका नाम दिया गया, रिवैम्प्ड किया गया इसको, फिर 97 में इसको TPDS, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया गया, जिसमें कुछ लोगों को चिन्हित किया गया और उनको कार्ड बना के उन तक खाद्य सुरक्षा पहुंचाया गया। और क्रांति तो तब आई 2013 में, जब इसके लिए कानून बन गया। अब आप फूड सिक्योरिटी के हकदार हो लीगली। पहले जितनी भी योजनाएं थी 2013 के पहले, वो सभी ये थी कि आप बीइंग ए वेलफेयर स्टेट, गवर्नमेंट नीड टू प्रोवाइड। आप इस देश में रहते हैं, गवर्नमेंट का फ़र्ज है आपको खिलाना। आप गए, लाइन में लगे, लेकिन आपका नंबर आते आते ख़त्म हो गया खाना, तो सरकार लायबल नहीं। मतलब लीगल आपका गारंटी नहीं था कि हमको खाना मिलना ही मिलना चाहिए। लेकिन 2013 ऑनवर्ड्स फूड सिक्योरिटी में एक बड़ा ड्रास्टिकली चेंजेस आया कि अब खाद्य सुरक्षा क्या हो गया, लीगली हो गया, कानूनी रूप से बाध्य हो गया। तो ये बहुत बड़ा कदम है या नहीं? खाद्य सुरक्षा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? बढ़ते हुए जनसंख्या में बहुत सारे लोग इनसिक्योर होते हैं, गरीब होते हैं, विकलांग होते हैं, विधवा होते हैं, बेसहारा होते हैं, जिनके पास खाने को नहीं होता है, भुखमरी होती है। उस भुखमरी को दूर करने के लिए हमें खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता है, और उसके लिए हमारे देश में PDS सिस्टम है। और 2013 के बाद फूड सिक्योरिटी एक्ट बना, और जिसमें क्रांतिकारी बदलाव हो गया। अब ये लीगली हो गया। आप हेमंत सोरेन का कॉलर पकड़ सकते हैं कि अबे आज हम भूखे हैं दिन भर से, लाओ खाना खिलाओ। ये है अब आपका हक, लीगल गारंटी। क्लियर फूड सिक्योरिटी का कंसेप्ट? अब आ जाओ फूड सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स। पहलू, फूड सिक्योरिटी का पहलू। फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा को पूरा करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है? बोलो, क्या क्या ज़रूरी है? वाह, क्या बात है। ये तो लड़का तो आजकल सही जा रहा है। फूड अवेलेबिलिटी, खाद्यान्न उपलब्धता, उपलब्ध रहेगा तभी तो खिलाएंगे। और वाह, क्या बात है। ब्रेकअप में दिमाग काम कर रहा है तुम्हारा, नहीं? अवेलेबिलिटी, एक्सेस, और तीसरा एक्सेस तो हो गया, प्रोडक्शन तो ये हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। अब जो बफर स्टॉक बोले वो इसी डिस्ट्रीब्यूशन में आ गया। उसको पहले स्टोर करेंगे तो फिर हम बांटेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो पहले उसके लिए क्या बनाएंगे? बफर स्टॉक। तो दीज थ्री थिंग्स आर प्री रिक्विजिट: अवेलेबिलिटी, एक्सेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। खाद्यान्न की उपलब्धता होगी। उपलब्धता कैसे सुनिश्चित करोगे? सुमित बताओ, खाद्यान्न की उपलब्धता, हाउ यू विल इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स? कैसे? ये तो नॉर्मल है आंसर, बताओ आप कैसे इंश्योर करोगे उपलब्धता? हाँ,
इतना सिंपल क्यों नहीं बोल पाते हैं आप लोग? क्यों इतना पहाड़ क्यों बना देते हैं पढ़ाई को? थोड़ा सा सोचिए, आराम से बताएंगे। अवेलेबिलिटी है, कैसे सुनिश्चित करेंगे? अरे पैदा करेंगे यार, फूड प्रोडक्शन करेंगे, और उससे नहीं काम चलेगा तो और क्या करेंगे? क्या? हाँ बिल्कुल, बाहर से मंगवाए। और नहीं हुआ तो क्या करेंगे? बोलो। प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन अगर अच्छा नहीं हुआ तो बाहर से मंगवाएंगे। और क्या कर सकते हैं बताओ? कैसे इंश्योर करोगे उपलब्धता? वो सब लपेटना आगे, पेज तो 8 पन्ना भर के आएगा ही, तुम हमको पता है। प्रोडक्शन, उसके बाद सेकंड पॉइंट है तुम्हारा, उदय नाम है ना, सेकंड प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। उत्पादन और उत्पादकता में अंतर है। उत्पादकता पर एकरेज प्रोडक्शन, प्रति एकड़ उपज। आप कैसे सुनिश्चित करेंगे खाद्यान्न उपलब्धता? प्रति एकड़ उपज बढ़ाकर, छोटे खेत से ज़्यादा उपज, ये ऐसे फूड सिक्योरिटी हम लोग इंश्योर करेंगे। तो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, ये काम हमने किया। ग्रीन रिवॉल्यूशन में प्रोडक्शन बढ़ाया था या नहीं बढ़ाया था? गेहूं का इंपोर्ट करते थे उस समय, PL 964 के तहत। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, और जय जवान जय किसान का उन्होंने नारा दिया था। छोटे छोटे बच्चे, ये लड़का को हमको लग रहा है कि पहले एडमिशन ले लेना। ले लिया एडमिशन तुम्हारा? ले लिया? अरे यार, तेरा ले लेना चाहिए था, समझ में आएगा नहीं, भाग जाएगा। समझ में आ रहा है? मुंह क्यों ऐसे बना रहा है? एक्सप्रेशन ही वैसा है बेटा, शादी नहीं होगा फिर वैसे एक्सप्रेशन। एक उधर सुमित विशाल पे भी हमें डाउट लग रहा है। समझ में आ रहा है? प्रोडक्शन, उत्पादन बढ़ाएंगे। उत्पादन हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय बढ़ाया था 1960s में, 66-67 में। उस समय भी हमारे हालत ख़राब थी। प्रधानमंत्री ने नारा दिया जय जवान जय किसान का। हम लोग युद्ध लड़ रहे थे पाकिस्तान से, और गेहूं USA से मंगवाते थे, खाने के लिए नहीं था। USA धमकी दे रहा था कि युद्ध बंद कर दो, तो प्रधानमंत्री ने नारा दिया जय जवान जय किसान, एक पेट भूखे रहेंगे लेकिन लड़ाई करेंगे। और तुरंत उसके बाद पहल लिया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन का, और HYV सीड्स इंट्रोड्यूस हुआ, और फूड प्रोडक्शन में हम लोगों ने अपना उत्पादन क्वाड्रपल कर लिया, 4 गुना। तो हम लोगों ने प्रोडक्शन पे काम किया। और अवेलेबिलिटी, संजोग से, भगवान की दया से प्रोडक्शन की बनी हुई है, मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं है प्रोडक्शन में। हम लोग बहुत सक्षम है उत्पादन में, हमारे पास सरप्लस होता है। हम लोग अफ़गानिस्तान को, नेपाल को, मालदीव को, सबको फूड एक्सपोर्ट करते हैं। गेहूं वगैरह बेचते रहते हैं, देते रहते हैं उनको, भुखमरी दूर उनकी दूर भी करते हैं। इनका मतलब हमारे पास अभी सरप्लस प्रोडक्शन है। लेकिन द सेकेंड थिंग इज़ आल्सो प्रोडक्टिविटी। और ये कंसर्न इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज में फसल की प्रोडक्टिविटी पर फ़र्क पड़ सकती है। हमें क्लाइमेट रिजिलिएंट क्रॉप्स लगाने हैं। खेतों के जो छोटे होते जा रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में जब आपकी जनसंख्या बढ़ती रहेगी और जिस दर से अभी आपका उत्पादन चल रहा है, तो फूड शॉर्टेज हो सकता है। और इसी वजह से एग्रीकल्चर रिफॉर्म हुआ था अभी, जिसको अभी थोड़े दिनों के लिए रोक दिया गया है। अभी उसी पे मैं आ रहा हूँ, अभी उसी कंसेप्ट को समझाऊंगा, क्या उसमें ज़रूरी है, क्या होना चाहिए। तो प्रोडक्टिविटी हमारे लिए ज़रूरी है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? वी नीड प्रोडक्टिविटी और नॉट? नहीं तो फिर तुम्हें इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर अमेरिका की दादागिरी झेलनी पड़ेगी। क्लियर है? तो वी नीड प्रोडक्टिविटी ऑल्सो टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी। हमें खाद्यान्न सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उत्पादकता पर भी ध्यान देना हो। अब क्वेश्चन पूछेगा खाद्य सुरक्षा क्यों ज़रूरी है, खाद्य सुरक्षा के क्या आयाम हैं? तो आप लोग ये सब लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, कि उसमें अनाप शनाप लिखोगे? प्रोडक्टिविटी के बाद प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, उसके बाद फूड इंपोर्ट। अगर आपके पड़ोसी देशों से रिलेशन अच्छे हैं,
आप फूड इंपोर्ट भी कर सकते हो, हम लोग भी दूसरे को देते हैं। चीनी का जैसे देखो रेगुलर इंपोर्ट होता है हमारे यहाँ, कभी कभी कम हो जाता है चीनी का प्रोडक्शन तो बाहर से इंपोर्ट होता है। तो खाद्यान्न सुरक्षा इस तरह से सुनिश्चित करते हैं। अब इसमें एक पॉइंट आ गया यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में, जो तीसरा आयाम था उसमें पीडीएस सिस्टम। पीडीएस सिस्टम जन वितरण प्रणाली। जन वितरण प्रणाली से आप लोग सभी लोग जुड़े हुए होंगे। सब लोग बचपन में झोला लेके जरूर गया होगा राशन की दुकान, गया है या नहीं गया है? अभी भी बहुत लोग पीला कार्ड लाल कार्ड बनवाए हुए होगा, मुफ्त खोर लोग सब खा रहा होगा राशन, यहाँ भी खा रहा है या नहीं खा रहा है? तो पीडीएस से आप लोग सभी लोग जुड़े हुए होंगे। पीडीएस की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस पॉलिसी में करप्शन बहुत ज़्यादा है, करप्शन बहुत ज़्यादा। इसको सुधारने के लिए सबसे पहले छत्तीसगढ़ स्टेट ने एक बड़ा बढ़िया मॉडल निकाला। उसने कंप्यूटराइज्ड कर दिया सारा सिस्टम को, जीपीएस लगा दिया ट्रक में। पहले क्या होता था, ट्रक मूव कर रहा है, बीच में ट्रक को रोका, अच्छा गेहूं उतार लिया, नकली गेहूं लाद दिया और पहुंच गया वहाँ। अच्छी क्वालिटी की चीनी है, उसको उतारा, घटिया क्वालिटी का चीनी डाला, भेज दिया। राशन दुकान में है, पहुंचे आप लेने के लिए राशन, तो कह रहा है क्या कि ख़त्म हो गया राशन। ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ या नहीं? हमारे साथ ऐसा बहुत हुआ है। जाते थे बचपन में राशन लाने के लिए, जैसे पहुंचे तो कहता था राशन ख़त्म हो गया, फिर वहाँ से खाली हाथ। वो लोग झूठ बोल देता था कि राशन खत्म, और उसका प्लिफरेज कर देता था, दूसरे जगह बेच देता था। इस तरह का भी करप्शन था। एक नेक्स्ट लेवल का करप्शन ऐसा था, मेरे साथ मेरे घर में ऐसा हुआ है कि मेरा नाम के आगे मेरी वाइफ का नाम लिख दिया गया पिंकी कुमारी। मेरा उस समय शादी भी नहीं हुआ था, शादी होगा कहाँ से, 6 साल 7 साल का होऊंगा मैं उस समय। मेरे वाइफ पिंकी कुमारी बना दिया गया और मेरे 4 या 5 बच्चे करवा दिए गए। हाँ, और उसके बाद 5 6 7 लोगों का राशन मेरे अबोध बालक के नाम पर ले लिए। और किसने लिया? तो मेरे बड़े पापा। जब मेरी शादी हो गई तो वो वाला राशन कार्ड अभी भी है मेरे घर में। मेरे सब लोग मजाक में मेरी वाइफ को दिखा रहे थे, देखो पहले से शादीशुदा है। इस तरह का नेक्स्ट लेवल का करप्शन होता था। लेकिन अब पीडीएस के इन सारे करप्शंस को ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया गया। जीपीएस सिस्टम लगा दिया गया, ट्रैकिंग होने लगी, मोबाइल आधार जनधन को ले आया गया। जैसे ही राशन आएगा ना, मोबाइल में मैसेज आएगा, टन टन राशन आ गया, और वहाँ पर उसको लिखना है कि इतना किलो राशन बट रहा है, इतने तारीख के बीच में बटेगा। अब वो मना आपको नहीं कर सकता है कि राशन खत्म। मोबाइल में मैसेज दिखा के तो आजकल मुखिया से लोग लड़ जाता है। तो आज की डेट में एम्पावरमेंट हुआ, राशन अब वो कलेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट लेवल का करप्शन का जो बात है, इसमें आधार से जैसे ही कनेक्शन हुआ तो भाई पिंकी कुमारी एग्जिस्ट करेगी तभी तो उसका राशन देंगे। उसी चक्कर में बेचारी वो भात भात करते हुए मर गई थी, क्योंकि उसका आधार के साथ कनेक्शन नहीं था। तो वो उसको घोस्ट बेनिफिशरी समझ रहा था। घोस्ट बेनिफिशरीज का मतलब कि वो है ही नहीं, भूत के नाम पर तुम राशन ले रहे हो। घोस्ट बेनिफिशरीज मतलब वो एग्जिस्ट कर नहीं रहा है, उसके नाम पर आप राशन ले रहे हो। तो आधार के आने से क्या हो गया, आप आधार करो, आपको पता चल जाएगा कि अर्चना है, आकाश है, सोनी है, और इसके नाम पर राशन आपको दे देगा। इसका मतलब पीडीएस सिस्टम में जो करप्शन था उस पर हम लोगों ने बहुत हद तक काम कर लिया। लेकिन पीडीएस सिस्टम में एक प्रॉब्लम अभी भी है, जो हम लोग इसमें फूड स्टॉक होल्डिंग करते हैं, जमा जो करते हैं खाद्यान्नों को। क्या प्रॉब्लम बची रह गई है अभी पीडीएस में? आपसे पूछ सकता है इंटरव्यू में, और खासकर आप इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट हैं तो, क्योंकि ये अनरिफॉर्म एजेंडा है, अनसुलझा हुआ मुद्दा, अभी ये सुलझा नहीं। फूड स्टॉक होल्डिंग, फूड स्टॉक होल्डिंग के लिए क्या करते हैं बताइए? हाँ बोलो, फूड स्टॉक होल्डिंग के लिए क्या करते हैं?
क्या क्या कह रहा है? कौन बोल रहा है? बोलो, जोर से बोलो, स्पीक लाउडली। नहीं बोले कुछ? गोदाउन और तुम लोगों को कोई बात नहीं, लेकिन जो हमसे पढ़ा है 2-4 लोग, इन लोग तो बताए कैसे होता है खाद्यान्न का भंडारण, कैसे होता है भाइयों एवं बहनों, बताइए तो। हाँ, FCI कौन बोला? हाँ, और बोलो। अरे तुम नालायक, तुम जल्दी बोलो, नहीं तो अभी तुमको मैं बतलाता हूँ, जल्दी बतलाओ। FCI जानता है सिर्फ, और कुछ नहीं जानता है। हाँ, MSP कौन बोला? अरे यही तो सुनना चाहता हूँ, कहाँ थे तुम? हंगामा है क्यों बरपा, इसलिए इस MSP के लिए अभी हंगामा बरपा हुआ है टेंशन या नहीं? अभी है पेपर वेपर पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो? जो बिल आया, एग्रीकल्चर बिल आया, उसमें यही था ना, किसान क्या कह रहे थे कि मोदी MSP खत्म कर रहा है। इसी MSP को जारी किया जाता है, सरकार कहती है कि मैं 22-23 फसलों के लिए MSP जारी कर रहा हूँ, न्यूनतम समर्थन मूल्य। सरकार कहती है एक न्यूनतम गारंटी कि प्रोड्यूस व्हाट एवर यू वांट टू प्रोड्यूस, आई विल गिव यू ए गारंटेड सम ऑफ इतना रुपीज़ फॉर सो मच ऑफ फूड ग्रेन्स। सरकार कहती है कि मैं 1 क्विंटल गेहूं का इतना पैसा तुम्हें दूंगा, तुम उत्पादन करो। इससे किसान, जो छोटे बच्चे हैं सुनना, इससे क्या होता है, जो किसान होता है वो सुनिश्चित हो जाता है, एंश्योर हो जाता है कि हम अगर गेहूं का उत्पादन करते हैं तो मेरा बाज़ार में अगर गेहूं नहीं मिलेगा तो सरकार ले लेगा और सरकार मुझे 1000 रुपये क्विंटल गेहूं दे दे। अगर उसका 1000 सरकार ने कहा है, मतलब उसको बेचने का टेंशन किसान को नहीं। तो किसान इस वजह से क्या करता है, दबा के गेहूं लगाता है, दबा के पैडी लगाता है, धान, चावल, गेहूं, जिसमें जिसमें MSP दिया है सरकार ने किसान को सुनिश्चित कर दिया कि तुम उत्पादन करो, मैं तुमसे खरीद लूँगा अगर तुम्हारा बाज़ार में माल नहीं बिके। किसान को ये अक्सर समस्या होती है कि अगर हम पैदा कर लेंगे तो बेचेंगे कहाँ, मार्केट का उसको टेंशन होता है। जब सरकार ही कह रही है कि मैं प्रोड्यूस को खरीद लूँगा तो किसान हो गया टेंशन फ्री। टेंशन फ्री हो गया तो ये 22 फसल में सरकार ने MSP घोषणा कर दी। 22 फसल में सरकार ने MSP घोषणा कर दिया। किसान को लगा कि अच्छा, बहुत बढ़िया, सरकार हमारे साथ है, चलो इसका उत्पादन करते हैं। इसका उत्पादन होने लगा और सरकार कह रही है कि मैं खरीद लूँगा, 22 फसल में MSP दे रही है, सारे किसान मिलके इसी फसल को लगा रहे हैं। तो जो फूड स्टॉक अपने देश में अगर कोई इमरजेंसी आती है, जितना तुम्हारा पॉपुलेशन है, तो यू नीड टू प्रोक्योर 29 मिलियन टन ऑफ फूड ग्रेन्स। तुम्हें कितनी ज़रूरत होगी? पूरे भारतीय को अगर खाद्यान्न की ज़रूरत पड़ेगी एक बार में, तो ऐसा अनुमान है 29 मिलियन टन। हमें स्टोर कितना करना है? 29 मिलियन टन, इतना ही चाहिए। हमारे पास भंडार भी नहीं है। देखें खेतों में पड़े पड़े गेहूं को सड़ते हुए, सरकारी त्रिपाल से ढक के चले जाते हैं। फूड को प्रोक्योर किया और पॉलीथीन वाली सीट से ढक देते हैं, फिर बारिश आती है और गेहूं भींग के खराब हो जाता है। हमारे पास रखने के लिए भंडार भी नहीं है और सरकार का एजेंडा है, उसको ज़रूरत है 29 मिलियन टन का, लेकिन चूंकि सरकार ने प्रॉमिस कर दिया प्रोड्यूस व्हाट एवर यू वांट टू प्रोड्यूस, आई विल परचेज, तो किसान तो अब प्रोड्यूस कर रहा है तो खरीदो। तो सरकार ने प्रॉमिस किया है तो सरकार को खरीदना पड़ता है। ये हो जाता है 70 मिलियन टन जमा। जहां जरूरत थी 30 मिलियन टन की, जमा हो गया 70 मिलियन टन। जिस देश में 70 मिलियन टन फूड ग्रेन हो, अनाज हो, और आयरनी देखो, विडंबना, विडंबना समझते हो? विडंबना का मतलब कि जैसे नाग भगवान का पूजा कर रहे हो, ये सोच के कि नाग भगवान है, एग्ज़ाम में पास करा देंगे, पता चला वही डस लिए।
और तुम मर गए। इसी को कहते हैं आयरनी। आयरनी देखो इस देश का, विडंबना देखो। 70 मिलियन टन तुम्हारा अनाज जमा है, 70 मिलियन टन, और देश में लोग भूख से मर रहा है, खाना नहीं। अगर गरीबी देखते तो इस चीज को समझ पाते। ट्रेन से खिड़की वगैरह से हम लोग जो जूठा फेंक देते हैं, जो नहीं खा पाते हैं, जैसे मम्मी अक्सर ट्रेन में लिट्टी बना के दे देती थी पहले, तो लिट्टी कितना खाएगा आदमी। अब माँ का प्यार होता है। हम 2 लिट्टी खाने वाले वो दे देगी 10। ट्रेन में एक आध मिला, उसको खिलाए, फिर भी बच गया, तो लास्ट में वो लिट्टी ट्रेन से बाहर। एक बार ऐसे ही हमने फेंक दिया, जैसे ही फेंका एक बच्चा उसको उठाया, फट से खोला, खा गया, गिरा हुआ। ऐसी भूखमरी जिस देश में हो, 70 मिलियन टन जमा है। एक बार क्या हुआ, एक स्टेट में भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई, मध्य प्रदेश, भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई, फूड ग्रेन्स क्राइसिस हो गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको कहा कि तुम खाद्यान्न मेरे यहाँ से लेकर जाओ, जमा है मेरे पास। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कहता है, ट्रक से भिजवा दीजिए ना, मेरे पास लाने के लिए ट्रक नहीं। सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लिया उसका, गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट, कि क्यों नहीं खिलाए, क्यों भूख से मर रहे हैं लोग। तो कहता है कि मेरे पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं, खाद्यान्न है तुम्हारे पास लेकिन तुम्हारे लोग भूखे। ये आयरनी है या नहीं? ये सिस्टम सुधरना चाहिए या नहीं सुधरना चाहिए भाइयों एवं बहनों, बोलो। सुधरना चाहिए या नहीं? एमएसपी को कमजोर किया जाना चाहिए या नहीं? अरे बोलो, हर हर मोदी, जय जय मोदी, बोलो। किया जाना चाहिए या नहीं? यही समस्या है। अब इसमें क्या होता है, एमएसपी की अगर बात करो तो कौन इससे ज़्यादा फायदा, कौन इसका विरोध कर रहा है? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, यहाँ का जो बाहुबली किसान लोग हैं, जिसके पास बढ़िया ज़मीन, गंगा बेल्ट, वो लोग गेहूं धान खूब उपजाता है, और उन लोगों को सस्ता मंडी मिलता है सरकार का। तुम्हारे झारखंड में कितना खरीदारी करती है सरकार? तुम्हारे बिहार में कोई है ही नहीं सिस्टम, कोलैप्स कर गया वहाँ पर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। वहाँ खरीदारी होती ही नहीं है। खरीदारी कहाँ होती है? पंजाब, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गंगानगर। अब ये सारे बॉर्डर पे जमा हो गए, तो इनको तो मिर्ची लगनी थी, क्योंकि इनको तो सीधा सा कमान पैदा करना था जाके सरकार के गोदामों में। लेकिन सरकार को क्या टेंशन है कि 70 मिलियन टन रखें कहाँ? चूहा खा जा रहा है, पानी में सड़ जा रहा है, और देश में लोग भूखे मर रहा है। ये बताओ कि अगर सरकार नहीं खरीदेगी तो ये मार्केट में सस्ता बिकेगा या नहीं बिकेगा? तो लोग खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते? तो कहोगे तुम तो कि किसान मर जाएगा। नहीं, किसान नहीं मरेगा। तुम क्यों पैदा कर रहे हो व्हीट? तुम क्यों पैदा कर रहे हो चावल? वाई नॉट एक्सोटिक वेराइटी ऑफ फ्रूट्स? वाई नॉट पिग फार्मिंग ऑन योर फार्म लैंड? वाई नॉट हैचरी? आप एमएसपी से आप लोगों का क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में बाधा पहुंचा है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में क्या हुआ है? हिंड्रेंस। 22 फसल ही लोग उगा रहे हैं। कीवी उगाओ ना यार, और वो क्या होता है, चेरी, वो उगाओ। मुर्गी पालन करो। तुम्हारे पास ज़मीन है तो ज़रूरी थोड़ी ही ना खेती करो, उस पर एनिमल हस्बेंड्री करो, बी फार्मिंग करो, फ्लावर्स उपजाओ। और जो लोग उपजा रहे हैं वो लोग अर्न कर रहे हैं। लेकिन एक सीधा सा सिस्टम बना हुआ है, इस सिस्टम से ये लोग बाहर निकलने को तैयार नहीं। एक सेफ जोन होता है, जिस सेफ जोन में ये किसान बैठे हुए हैं, ये कमाने के लिए तैयार नहीं। बदलना चाहिए या सिस्टम या नहीं? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन समझे? फसल विविधीकरण, फसल अलग अलग लगाने चाहिए। लेकिन एमएसपी की वजह से क्या हो रहा है? सिर्फ 22 फसल। तो किसान का जो विद्रोह हो रहा था, वो विद्रोह जेन्युइन था? इसी के लिए विद्रोह था, इसी के लिए हंगामा था बड़पा वहाँ। ये विद्रोह होना चाहिए था?
एमएसपी को वीक करने की सरकार की कोशिश ये थी कि सरकार पैरेलल में मंडी अवेलेबल करवा रही थी, तो किसान को, जिस किसान को जहाँ सस्ता पड़ता, जहाँ अच्छा मिलता, वहाँ वो बेच सकता था। ये एमएसपी वीक हो जाता धीरे धीरे। मोदी कभी ये नहीं कह रहा था कि हम एमएसपी ख़त्म कर देंगे। एमएसपी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए एमएसपी? टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी। एमएसपी हम ख़त्म नहीं करेंगे। सरकार को जो बेसिक ग्रेन चाहिए उसके लिए वो एमएसपी दे, लेकिन किसान को अब ये चीज़ समझना चाहिए कि अगर उसको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, अगर उसको अर्निंग अपनी बढ़ानी है, तो वाई ओनली दीज 22 क्रॉप्स? Why not so much of diversification? Why not exotic variety of fruits, flowers, animal husbandry, hatchery? Why not? लेकिन किसान ये समझने के लिए तैयार, किसान तो समझ ही रहा है, लेकिन जो स्पॉन्सर्ड किसान थे, जो वहाँ पर भाड़े पे लाए गए थे, उन्होंने पूरा माहौल डिस्टर्ब कर दिया और इस रिफॉर्म को वापस ले लिया गया। तो अब पीडीएस में एक ही समस्या है, एक्सेस ऑफ स्टॉक होल्डिंग, एक्सेस ऑफ फूड ग्रेन्स कलेक्ट हो जाना और वो बर्बाद हो जाना, और उसी के लिए एमएसपी को वीक करने का सरकार का कोशिश था, जो अभी फ़िलहाल रुक गया है। इसका मतलब आप लोगों को एमएसपी का भी अंडरस्टैंडिंग पूरा हुआ आज। एमएसपी रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, होना चाहिए, इंटरव्यू में अगर पूछेगा तो क्या बोलिएगा? बोलिए अविनाश, बोलिए। एमएसपी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और तो तर्क दो। एमएसपी इज गुड फॉर फूड सिक्योरिटी। हाँ, एमएसपी इज गुड फॉर फूड सिक्योरिटी। वी आर नॉट डिनाइंग फ्रॉम द फैक्ट एमएसपी शुड बी देयर, बट वी नीड टू एजुकेट आवर फार्मर्स टू बिकेम फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। उनको फसल विविधीकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ, सर अगर ऐसा जैसे आप बोले कि 22 फसल को दिया एमएसपी सरकार, तो 22 फसल में ऐसा नहीं कर सकता सरकार की फसल ही चेंज कर दे, इसी पे एमएसपी नहीं होगा? अरे तो कंसेप्ट ही बदल गया ना। फूड प्रोक्योर किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? फूड सिक्योरिटी के लिए। तो तुम अब फूड सिक्योरिटी में क्या आता है? बेसिक चावल, दाल। अब तुम कहोगे कि उसमें हमको शाम को बियर भी चाहिए, उसमें हमको काजू फ्राई भी चाहिए, तो ये सब सरकार कहाँ से देगा? तो जान लेगा मोदी का। मतलब अजीब है तुम। अब कीवी, स्ट्रॉबेरी को एमएस कैसे दे सकते? सर अन्य फसलों पर अगर एमएसपी बढ़ा दिया जाए और पैडी सब पर कम कर दिया जाए, ऑटोमेटिक किसान बर्बाद होने से बच जाए। सरकार के पास लिमिटेशन है ना रिसोर्सेज का। जब कीवी में तुमको 400 रुपये किलो कीवी बिक रहा है, एक दिन लाए दिल्ली में 500 रुपये का 250। वो मुनक्का खाते हो ना तुम लोग, ड्राई मुनक्का, वो बड़ा बड़ा वाला मुनक्का फल जो आता है, ब्लूबेरीज ही होता है वो एक तरह का, 500 रुपये में 250 ग्राम, 1000 रुपये किलो। तुम था शशि उस समय दिल्ली में? नहीं। बताइए। तो जो ब्लूबेरी, अब एमएसपी दे दे सरकार ब्लूबेरीज में, मर जाएगा। जो किसान इस चीज़ को समझ रहा है वो उस चीज़ को उत्पादन कर रहा है। अब यही है कि एमएसपी ख़त्म नहीं करना है, लेकिन एमएसपी को कम किया जाना चाहिए। कंक्लूज़न बड़ा अच्छा लिख दिया है तुम लोगों के लिए। The increased procurement of food grains at the MSP is a result of pressures from major food grain producing states like Punjab, Haryana and Andhra Pradesh. Apart from this, as government procurement limited to wheat and rice mainly, therefore many states have become limited their production of coarse grain. एक और नुकसान हुआ है, चूँकि पैडी वगैरह के लिए दिया जाता है ना, तो जो मोटा अनाज है कोर्स ग्रेन, वो अब उपजाना ही लोग बंद कर दिया है। जो गरीबों का मुख्य भोजन होता था मोटा अनाज, क्राइसिस हो गई है। मोटा अनाज भी महंगा मिलता है, ये और फूड सिक्योरिटी को हैम्पर किया है। समझ रहे हो मेरी बात? जो पैडी और गेहूं पे जो एमएसपी है, इसकी वजह से मोटे अनाज का उत्पादन लोगों ने कम कर दिया। पहले गरीब भूखा नहीं रहता था, उसके पास मोटे अनाज होते थे, सस्ता अनाज मिल जाता था।
चूँकि अब उसका उत्पादन नहीं होता है, और जो भी थोड़ा मोड़ा उत्पादन होता है वो आपके धोती वाले बाबा लेके चले जाते हैं। रामदेव बाबा बिस्कुट में भी डाल दिए, सब चीज़ में डाल दिए, रागी जौ बाजरा डाल देते हैं या नहीं डाल देते हैं। तो थोड़ा बहुत जो देश में मोटा अनाज हुआ वही कंज्यूम कर जाते हैं। मतलब समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि क्राइसिस है मोटे अनाज की, एक ये भी प्रॉब्लम है। और एक और प्रॉब्लम है कि पैडी वगैरह में आपको इरिगेशन चाहिए, इससे आपका ओवर इरिगेशन भी हो जाता है, सैलिनेशन का भी प्रॉब्लम हो जाता है, इन्वायरमेंट को भी नुकसान, पानी का भी क्राइसिस है, तो ये भी प्रॉब्लम। इसलिए एमएसपी को कम किया जाना चाहिए, किसान को एजुकेट करना चाहिए कि यू नीड टू फार्मर्स नीड टू इनकरेज फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, की फसल विविधीकरण की तरफ ध्यान दो, ना कि तुम पुराने सिस्टम के साथ जुड़े रहो। सिस्टम में बदलाव बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हमने पीडीएस को रिवैम्प किया, लास्ट रिवैम्प उसमें एमएसपी का होना बाकी है। एमएसपी को कम कर दे, अब कम नहीं कर दे तो कम से कम कांस्टेंट कर दे यार, कुछ सालों के लिए। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट दे देती है एमएसपी, उधर से अखिलेश यादव का गवर्नमेंट था, मुझे याद है उस समय उसने कह दिया कि सेंटर इतना देगा तो उससे 400 रुपया मैं ज़्यादा दूँ। अरे ये क्या है, लग रहा है कि अपने जेब से जाना है। सेंटर मतलब सभी लोग किसानों को खुश करने में लगे हैं, हम ज़्यादा एमएसपी दे रहे हैं, हम ज़्यादा एमएसपी, उससे ओवरऑल पूरे देश को नुकसान है। आपका 70-72 मिलियन टन जमा है, बेकार हो रहा है, सड़ रहा है, चूहा खा रहा है और लोग भूख से मर रहे हैं। ठीक है, चलिए आज से आपका इतना ही। कंसेप्ट क्लैरिटी मिला आप लोगों को या नहीं? तो इन दोनों का नोट्स आप पढ़िएगा।